गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम करेंगे इंटरनल ऑडिट। 4 टाइप है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडिट या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट का 4 टाइप हमारा है इंटरनल ऑडिट। यानी इंटरनल ऑडिट क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर आगे हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं कि इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल, इन तीनों में आगे हम डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, आज हमने स्टडी करना है कि इंटरनल ऑडिट एक्चुअल में क्या होता है। देखो, इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है जब स्टाफ मेंबर्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ स्टाफ है ना जो काम कर रहा है, कुछ एम्प्लॉयज है, उन्हीं में से उठा के कुछ को ऑडिटर अपॉइंट कर देना। ठीक है, तो क्या बन जाता है वो इंटरनल ऑडिट। वही क्या करेंगे, इंटरनली वो ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, स्टाफ मेंबर्स को ही एज अ ऑडिटर हम अपॉइंट कर देते हैं और फिर वो हमारे काम को चेक करते हैं। ये होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल चेक का मतलब होता है कि एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक कर रहा है, फिर सेकंड एम्प्लॉय का काम थर्ड एम्प्लॉय चेक कर रहा है। इस तरीके से चेन सिस्टम में काम हो रहा है कि अगर एक बंदा जर्नल में पोस्टिंग कर रहा है, दैन उसके बाद सेकंड लेजर में करेगा, दैन फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अगर एक स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो दूसरे को उस एरर का पता चल जाता है। इस तरीके से वो होता है इंटरनल चेक। लेकिन आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हमारा क्या होगा, जब स्टाफ एम्प्लॉयज को ही हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जब भी इंटरनल ऑडिट होगा तो उसकी क्वालिफिकेशंस जरूरी नहीं होता कि वो सीए हो। एक नॉर्मली अकाउंटेंट जिसको नॉर्मली नॉलेज है अकाउंटेंसी की, उसको भी हम एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है स्टाफ मेंबर्स में से कि तुम इसके लायक हो, तुम इंटरनली ऑडिट कर सकते हो। देखिए, हम स्टडी करेंगे इंटरनल ऑडिट। स्टाफ मेंबर्स एज ऑडिटर्स वर्क। जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वही एज एन ऑडिटर का काम करते हैं। देन उसके बाद लाइक अदर एम्प्लॉयज इट आल्सो अपॉइंट्स ऑडिटर्स एट इट एज इट्स एम्प्लॉयज। कैसे, लाइक अदर एम्प्लॉयज, जैसे कि और एम्प्लॉयज हैं वैसे ही कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट्स कर देता है ऑडिटर्स को ही। ऑडिटर्स उसने अपॉइंट करने थे, उन ऑडिटर्स को वो क्या मान लेता है, एम्प्लॉयज मान के अपॉइंट कर देता है। हो तुम ऑडिटर, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या बन के रहोगे, एम्प्लॉयज। काम तुमने क्या करना है, ऑडिटर वाला, लेकिन हो क्या तुम, एम्प्लॉयज। सैलरी तुम्हें कौन सी मिलेगी, जो और एम्प्लॉयज को मिलेगी, जो और स्टाफ को सैलरी दी जाएगी वही सैलरी तुम्हें मिलेगी। कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जैसे ऑडिटर को मिलते हैं वो नहीं मिलेगी इंटरनल ऑडिटर के केस में। देखो, रीजंस क्या होते हैं क्यों हम इंटरनली ऑडिट कराते हैं। जब हमें पता है कि हम लास्ट में एक्सटर्नल ऑडिट कराते हैं, हम ऑडिटर को बाहर से अपॉइंट करते हैं, कोई सीए आता है वो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है, हम इंटरनली क्यों कराने चले। रीजंस क्या होते हैं, रीजन वैसे होता है कि हम चाहते हैं कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो। ठीक है, एरर और फ्रॉड से अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं। ठीक है, देखो, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मैनिपुलेट ना हो, कोई फ्रॉड अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है, कोई एरर कर दिया है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, किसी प्रकार का कोई एरर हो गया है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें, इसलिए इंटरनली ऑडिट किया जाता है। सैलरी, सैलरी किस तरीके से मिलेगी, लाइक ऑल अदर एम्प्लॉयज। जैसे ऑल अदर एम्प्लॉयज को सैलरी मिलते हैं उसी तरीके से हम इंटरनल ऑडिट को सैलरी देंगे, कोई अलग से हम सैलरी उनको नहीं देने वाले हैं। देन उसके बाद क्वालिफिकेशंस, ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन हु आर नॉर्मली अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट कैन नॉट नेसेसरी अ सीए। नॉर्मली हम जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको अपॉइंट कर लेते हैं एज एन ऑडिटर, ऑडिटर नहीं, क्या है वो, है तो एम्प्लॉयज, काम किसका करेंगे, ऑडिटर का करेंगे। और जरूरी नहीं होता कि वो सीए हो, कोई जरूरी नहीं है, वो सिंपली अकाउंटेंट होंगे तो भी चलेंगे। तो ये क्या होगा हमारा इंटरनल ऑडिट। इस तरीके से हम क्या करते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मेन एम क्या होता है, देखो हमने स्टडी किया ना अभी अभी कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है। अब हम बता रहे हैं मेन एम क्या है। भाई, जब एक्सटर्नल ऑडिट होना है एंड में फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमारा होगा जो है एक्सटर्नल ऑडिट होगा, तो क्या जरूरत पड़ गई कि इंटरनल ऑडिट हम कराने लगे हैं। ठीक है, क्यों हम अपने एम्प्लॉयज को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करें, मेन एम क्या है। ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। Examine the accounts with the aim of removing any inaccuracy and irregularity content। देखो, जितने भी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर कर रखी है, उनके अंदर कोई भी इनएक्यूरेसी, कोई भी मिस्टेक ना हो, वो सिस्टमेटिक तरीके से चेक होती रहे। जैसे ही अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वैसे वैसे साथ साथ चेक हो जाए। अगर इंटरनल ऑडिट होगा तभी तो चेक हो पाएंगे ना, एक्सटर्नल ऑडिट होगा तो भाई वो लास्ट में होगा, पता नहीं चलता कितनी प्रॉब्लम हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब तक वो चेक होने की बारी आए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इंटरनल ऑडिट होगा तो ये साथ साथ सजेशन भी प्रोवाइड करता रहता है मैनेजमेंट को कि तुम अपने यहाँ गड़बड़ी चल रही है, तुम इसको इम्प्रूव करो। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम
इंटरनल ऑडिट क्या करते हैं, उसके टाइम मैनेजमेंट को उसके बारे में सजेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का अगर सिस्टम तुमने अच्छे तरीके से बना रखा है तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए एक पावर समझ के, यानी कि जो अगर तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट किया है तो इंटरनल कंट्रोल भी बना सकते हो तुम, ठीक है। इंटरनली कंट्रोल करने के लिए जब हम आगे समझेंगे ना इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, तब समझ में आएगा किस तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट होगा तो। देन उसके बाद नो नीड टू सबमिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंटेंट्स को रिपोर्ट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक्सटर्नल ऑडिटर जब भी अपॉइंट किया जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है, लेकिन इंटरनल ऑडिट के केस में उनको रिपोर्ट सबमिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। Even only give suggestion to the management to improve the accounts। अकाउंट्स को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट्स को जो है सजेशन दे सकते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा, ओके।